हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। ये हम लोगों का वीडियो सीरीज चल रही है नाबार्ड ग्रेड ए 2026 एग्जाम के लिए, जिसमें हम लोग एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का सिलेबस टॉपिक बाय टॉपिक, सिलेबस बाय सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। अब तक हम लोगों ने यूनिट 1 कर लिया, जिसको हम लोगों ने 12 इंडिपेंडेंट सेशंस में कवर करा था, जिसमें आई थिंक एक कोई टॉपिक था जिसको दो पार्ट्स में कवर करा है। फिर हमने सेशन 13 करा, जिसमें हम लोगों ने सॉइल के बारे में बात करी। सेशन 14 करा, जिसमें हम लोगों ने वाटर रिसोर्सेज के बारे में बात करी। 4 से 5 पार्ट्स टोटल आए थे इन दोनों यूनिट्स के मिला के। फिर ये हमारा यूनिट 4 चल रहा है, फार्म एंड एग्री इंजीनियरिंग, सेशन नंबर 15। इसके दो पार्ट्स आ चुके हैं। अब तक हम लोगों ने काफी कुछ समझा, किस तरह की मशीनरी होती है, प्री सोइंग मशीनरी क्या होती है, सोइंग के लिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, कितने तरह से फार्म में पावर होता है। अब आगे सिलेबस कंटिन्यू करते हुए हम लोग पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। सिलेबस की बात करें तो ये फार्म एंड एग्री इंजीनियरिंग का सिलेबस है। फार्म मशीनरी एंड पावर सबसे बड़ा टॉपिक है ये पूरे यूनिट का। फिर सोर्सेज ऑफ पावर की बात करेंगे, फार्म पर ह्यूमन, एनिमल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, विंड, सोलर, बायोमास, बायोफ्यूल। वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे, फार्म पॉन्ड्स क्या होता है, वाटरशेड मैनेजमेंट क्या होता है। ब्रीफ आप लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है वाटरशेड मैनेजमेंट का पीछे की यूनिट्स में। एग्रो प्रोसेसिंग की बात की जाएगी, कंट्रोल मॉडिफाइड स्टोरेज की बात की जाएगी, पेरिशेबल फूड स्टोरेज की, गोडाउन की, बिन्स की, ग्रेन की, साइलोस की। तो काफी ज्यादा डेप्थ में हमें ये अपना यूनिट पढ़ना है। डिस्क्रिप्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों तरह के सवाल आ सकते हैं, दोनों तरह के सवाल हम लोग विद द टाइम देखेंगे जब बाकी यूनिट्स के भी सवाल करना शुरू करेंगे। नाउ ड्यूरिंग द टाइम मैं आप लोगों को ये सीरीज डेली के वीडियो के लेक्चर के थ्रू करा रहा हूँ। व्हाट आई वांट कि आप लोग जो हमारे सेशन नंबर 1 से लेके 12 है, अब डेली दो दो सेशन के नोट्स आप लोग रीड करना शुरू कर दीजिए। जिसको ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस करनी है वो रीड करके मेरे को टेलीग्राम के थ्रू ऑडियो मैसेज भेजो। आप में से जो लोग मेरे साथ व्हाट्सएप पर कनेक्टेड है और नाबार्ड की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों से भी मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जब मैं अब सेशन नंबर 15 करा रहा हूँ, तो सेशन नंबर 1 to 12 तक के जो भी है डेली उसमें से दो दो वीडियोस के या दो दो सेशन के पूरा टॉपिक आप लोग रिवाइज करो, एक बार खुद से रीड करके रिवाइज करो, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले दिन से बोला है हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं। हैंड रिटन नोट्स आप लोग जब तक नहीं बनाओगे आप लोगों के लिए रिवीजन करना मुश्किल हो जाएगा। जो हैंड रिटन नोट्स वाले लोग हो आप लोग उसे रिवाइज करो, रीड करो। रीड करके मुझे ऑडियो मैसेज भेजो। जैसे मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ ऐसे ही समझाते हुए रीड करो, खुद को ही पढ़ के समझाओ। और वो मेरे को ऑडियो मैसेज भेजो, ताकि मैं आप लोगों को जब भी मैं खाली बैठा होता हूँ ऑफिस में, मेरे पास कई बार टाइम मैनेज हो जाता है, वहां पे मैं आप लोगों की प्रिपरेशन को भी वहां पे ट्रेस करता रहूंगा कि आप लोगों ने क्या करा है क्या नहीं करा है। और अगर मैं नहीं भी सुन पा रहा, नहीं भी आप लोगों को फीडबैक दे रहा, आप लोगों का एक बाउंडेड वे में एक तरह से रिवीजन होना शुरू हो जाएगा। नाउ इट्स हाई टाइम कि हम लोग रिवीजन भी अपना साथ साथ शुरू करें। जो हमारा करंट टॉपिक है वो चलेगा, पीछे का हमें रिवाइज करते रहना पड़ेगा क्योंकि सिलेबस बहुत वाइड है और अब हमें जरूरी है इस चीज को। तो सीधे अपना कंटेंट की तरफ चलते हैं। यहाँ हम लोग बात करेंगे जो कि हमारी फार्म मशीनरी होती है उसे कैसे पावर सोर्सेज के अकॉर्डिंगली हम लोगों ने क्लासिफाई करा है। पहले हम लोग कुछ अलग अलग पावर सोर्सेज के थ्रू समझेंगे, बाद में कुछ मशीनरी को डिटेल में पढ़ा जाएगा। जैसे ट्रैक्टर है उसे थोड़ा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। ह्यूमन पावर्ड मशीनरी होती है, सबसे पहले जो ह्यूमन पावर्ड मशीनरी होती है ये वो वाले इक्विपमेंट्स होते हैं जो कि सिर्फ हमारे फिजिकल एफर्ट्स के थ्रू चलते हैं। इसमें कोई एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स नहीं यूज किया होता है। एक्सटर्नल एनर्जी क्या होती है? जैसे हम लोगों ने डीजल के थ्रू, ट्रैक्टर के थ्रू एनर्जी ले रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ले रहे हैं, सोलर के थ्रू ले रहे हैं, नहीं। जो सिर्फ और सिर्फ रॉ ह्यूमन पावर से चलते हैं, मतलब एनिमल के थ्रू भी नहीं चलाते हैं इसे। ये जो स्मॉल होल्डिंग्स होती हैं, सबसिस्टेंस फार्मिंग होती है, या फिर जिन एरियाज में लिमिटेड मैकेनाइजेशन होता है वहां पे नहीं यूज किया जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं इसमें कि इसमें ह्यूमन लेबर लगता है और डायरेक्टली फिजिकल स्ट्रेंथ पे और ऑपरेटर की एंड्योरेंस पे डिपेंड करते हैं। लो स्पीड पे इसे काम किया जाता है और लिमिटेड एरिया ही कवर किया जा पाता है विद इन अ गिवन टाइम। इसमें सिंपल डिजाइन होता है, इजी हैंडलिंग, रिपेयर और मेंटेनेंस होती है फार्म लेवल पर। एग्जांपल जैसे सिकल है, सिकल यूज किया जाता है हार्वेस्टिंग के लिए, और मैनुअल कटिंग ऑफ क्रॉप्स होता है नियर ग्राउंड लेवल। हैंड हो होता है जो कि इंटर कल्चरल के लिए यूज किया जाता है, इंटर कल्चर के लिए, और सॉइल लूजनिंग इनेबल करता है वीड रिमूवेबल और वीड रिमूवल अराउंड प्लांट्स। ठीक है, सिकल और हैंड हो। एडवांटेजेस की बात करें तो कोई इसमें एक्सटर्नल फ्यूल नहीं चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए, एनिमल मेंटेनेंस नहीं चाहिए, और रिकरिंग ऑपरेशनल कॉस्ट कुछ नहीं होती है। बहुत कम कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है, 500 से 1000 2000 रुपए तक का पर टूल। तो हाईली अफोर्डेबल होता है मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स के लिए। ऑफर्स एक्सीलेंट प्रिसीजन एंड कंट्रोल, स्मॉल प्लॉट्स के लिए, अनइवन लैंड्स के लिए, डेलिकेट और हाई वैल्यू क्रॉप्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि जो हैवी मशीनरी होती है वो वहां पे डैमेज कर सकती है। इट इज इजी टू मैन्युफैक्चर, रिपेयर एंड कस्टमाइज एट द विलेज लेवल। जो हमारे लोकल लोहार वगैरह होते हैं, तो ये सेल्फ रिलायंस और रूरल एम्प्लॉयमेंट को भी प्रमोट करता है।
एनवायरमेंटल फ्रेंडली होता है क्योंकि कोई एमिशंस नहीं है, नॉइज या सॉइल कॉम्पेक्शन नहीं होता, ऑर्गेनिक और सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस को भी सपोर्ट करता है। ठीक है, ये बेसिक है, इसके अंदर बहुत ज्यादा डिटेल में समझाने का नहीं है। जहां समझाने का आएगा वहां पे हम थोड़ा सा स्लो करके थोड़ा ज्यादा डिटेल में समझने की कोशिश भी करेंगे। बाकी ये सब चीजें जब आप भी इसको लिख लोगे ना, एक बार लिख के रीड कर लोगे, तो आपको लिख के रीड करते ही याद हो जाना ये सब कुछ। लिमिटेशंस क्या होती है कि इसकी लो फील्ड कैपेसिटी होती है, वर्क रेट इसका कम होता है, तो ऑपरेशन धीरे धीरे कंप्लीट होते हैं। तो अगर लार्ज एरियाज है उसे ऑप्टिमल टाइम विंडोज में हम कवर नहीं कर सकते। हाई फिजिकल लेबर चाहिए, जैसे इसमें ड्रजरी, फैटिक और हेल्थ रिस्क हो सकते हैं, बैक पेन हो सकता है, रिपीटेटिव स्ट्रेन और इंजरीज हो सकती हैं। कॉमर्शियल लार्ज स्केल फार्मिंग पे ये स्केलेबल नहीं है। जो छोटे छोटे साइज है ना, 1 हेक्टेयर 2 हेक्टेयर तक के, सिर्फ वहीं पर इससे फार्मिंग की जा सकती है, उससे ज्यादा नहीं। दूसरा, ये वेदर डिपेंडेंट है क्योंकि डे लाइट आवर्स में लिमिटेड है, नाइट और राउंड द क्लॉक ऑपरेशन इसमें हो नहीं सकते। फिर हमारी एनिमल पावर्ड मशीनरी होती है। एनिमल पावर्ड मशीनरी में हम लोग ड्रॉट एनिमल यूज करते हैं, जैसे बुलॉक्स यूज कर रहे हैं, हॉर्सेज या कैमल यूज कर रहे हैं, ताकि वो लोग इंप्लीमेंट्स को पुल कर पाए। ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर में और उन रीजन में जहाँ पे लिमिटेड मैकेनाइजेशन है, वहां पे ये काफी ज्यादा यूज होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सबसे पहले तो यही है कि एनिमल एनर्जी को बायोलॉजिकल पावर में कन्वर्ट कर रहा है और उसको मैकेनिकल पावर में, ताकि फील्ड ऑपरेशन किए जा सके। मॉडरेट स्पीड पर है और हायर एफिशिएंसी है ह्यूमन लेबर के कंपैरेटिवली, बट इंजन पावर के कंपैरेटिवली काफी कम है। इसमें एनिमल केयर की भी जरूरत पड़ती है, डिपेंड्स ऑन फीडिंग, हेल्थ एंड वर्किंग कैपेसिटी ऑफ एनिमल्स। एग्जांपल जैसे एनिमल ड्रॉन प्लो यूज किया जाता है टिलेज के लिए और इनिशियल सॉइल ब्रेकिंग एंड टर्निंग को फैसिलिटेट करता है। हैरो यूज किया जाता है सेकेंडरी टिलेज के लिए, जो कि सॉइल परवलाइजेशन और लेवलिंग के लिए यूज किया जाता है। सीड ड्रिल यूज की जाती है सोइंग के लिए, जो कि रो वाइज सीड प्लेसमेंट करता है विद एनिमल ट्रैक्शन। एडवांटेजेस ये है कि ह्यूमन ड्रजरी इसमें कम हो जाती है, फैटिक कम हो जाता है एज कम्पेयर टू द हैंडहेल्ड टूल्स, और कंपैरेटिवली वर्क एफिशिएंसी और टाइमलीनेस बढ़ जाती है। लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है क्योंकि जो इम्प्लांट्स है, जो मशीनरी है, वो 8,000 से 25,000 के बीच में आमतौर पर आ जाती है, इजिली एक्सेसिबल होती है विदाउट नीडिंग फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी। इंटीग्रेटेड क्रॉप और लाइव स्टॉक फार्मिंग सिस्टम्स को सपोर्ट करता है, एडिशनल इनकम आती है थ्रू मिल्क, मैन्योर एंड ड्रॉट पावर, वाइल रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स बैक टू द सॉइल, क्योंकि जो एनिमल वेस्ट होता है वो आपको मैन्योर का काम करता है। हाईली सुटेबल फॉर स्मॉल फ्रेगमेंटेड एंड टेरेस्ड फील्ड्स और अनइवन टोपोग्राफी, जहां पे ट्रैक्टर्स इम्प्रैक्टिकल या फिर अनइकोनॉमिकल हो जाते हैं। इको फ्रेंडली फार्मिंग को सपोर्ट करता है, जीरो फॉसिल फ्यूल यूज है, लोअर कार्बन फुटप्रिंट है, और नेचुरल सॉइल कंडीशनिंग होती है इसमें थ्रू एनिमल मूवमेंट। लिमिटेशन क्या है कि पावर आउटपुट हमारा लिमिटेड है, क्योंकि पेयर ऑफ एनिमल से 102 हॉर्स पावर की ही पावर ली जा पाती है, तो वर्किंग डेप्थ, स्पीड और सूटेबिलिटी फॉर हैवी क्ले सॉइल्स आपकी या लार्ज स्केल ऑपरेशंस इसमें लिमिट हो जाते हैं। परफॉर्मेंस जो है एनिमल की हेल्थ पे, ब्रीड पे और सीजनल अवेलेबिलिटी पे ज्यादा होता है। अगर सिकनेस है, फैटीग है या हीट स्ट्रेस हो गया एनिमल को, तो उससे आपका काम भी डिले हो जाता है। फील्ड कैपेसिटी मैकेनिकल पावर के कंपैरेटिवली काफी कम है, तो इंटेंसिव कमर्शियल फार्मिंग के लिए या टाइट सोइंग हार्वेस्टिंग विंडोज के लिए अनसुटेबल मानी जाती है। कॉन्टिन्यूस एनिमल केयर चाहिए होती है, उनके लिए हाउसिंग और फीडिंग का ध्यान रखना होता है, जो कि ओवरऑल मैनेजमेंट कॉस्ट और लेबर को बढ़ा देता है। बड़े फार्म्स के लिए मैकेनाइज मोनोक्रॉपिंग सिस्टम्स के लिए इसे सूटेबल नहीं माना जाता है। फिर मैकेनिकल पावर आती है, इंपॉर्टेंट है, इंजन ऑपरेटेड मशीनरी इसमें यूज होती है। मैकेनिकल पावर मशीनरी से हमारा मतलब होता है वो इक्विपमेंट जो कि इंटरनल कंबशन इंजन को यूज करते हैं, विच आर पावर्ड बाय डीजल और पेट्रोल। ये कोर मॉडर्न एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन के बारे में बताता है, लार्ज फार्मिंग सिस्टम में हम लोग इसको यूज करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सबसे पहले तो यही है कि हाई पावर है, फास्ट है, एफिशिएंट है, लार्ज एरियाज को कवर करता है, फील्ड कैपेसिटी बढ़ा देता है विद इन लिमिटेड टाइम, और इसमें फ्यूल और मेंटेनेंस चाहिए होता है डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। एग्जांपल जैसे ट्रैक्टर यूज करते हैं, पावर टिलर यूज करते हैं, कंबाइन हार्वेस्टर यूज करते हैं। ट्रैक्टर मल्टीपल ऑपरेशन में काम करता है, प्राइमरी मूवर है वेरियस फार्म इंप्लीमेंट्स के लिए। पावर टिलर जो होता है स्मॉल फार्म्स में भी यूज करते हैं, फैसिलिटेट करता है सॉइल प्रिपरेशन को। और कंबाइन हार्वेस्टर हार्वेस्टिंग के लिए काम करता है और साथ में कटिंग, थ्रेशिंग और क्लीनिंग भी करता है सिंगल ऑपरेशन में। एडवांटेजेस क्या है कि ड्रामेटिकली फील्ड कैपेसिटी बढ़ जाती है, वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ जाती है और लार्ज एरियाज को इसमें कवर किया जा सकता है। जो ह्यूमन एनिमल के ऊपर डिपेंडेंस है वो यहाँ पे काफी ज्यादा कम हो जाती है, तो लेबर कॉस्ट हमारी कम हो जाती है। ये ओवरऑल फार्म प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है, आउटपुट को बढ़ाता है थ्रू प्रिसाइज यूनिफॉर्म ऑपरेशन और बेटर रिसोर्स यूटिलाइजेशन, जिससे यील्ड और इनकम बढ़ता है। मल्टीपर्पज फंक्शनैलिटी होती है इसकी। लिमिटेशन है कि इसकी हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, ट्रैक्टर हमारा 5 लाख से 30 लाख तक जा रहा है ना। और और जब कंबाइन करते हैं सारे इंस्ट्रूमेंट्स को, तो 15 लाख से लेके कुछ कुछ करोड़ तक चला जाता है, जो कि स्मॉल मीडियम फार्मर्स के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन डाल देता है। और इसमें रिकरिंग ऑपरेशनल कॉस्ट होती है, फ्यूल की, लुब्रिकेंट्स की, स्पेयर
स्पेयर पार्ट्स की स्किल्ड मेंटेनेंस चाहिए होती है ताकि, और उससे क्या होता है, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बढ़ जाता है। फिर एयर पॉल्यूशन होता है, एग्जॉस्ट में से एमिशन निकलता है, सॉइल कॉम्पेक्शन होता है हैवी वेट की वजह से, तो एनवायरमेंटल इश्यूज भी होते हैं। और ऑपरेशन के लिए टेक्निकल नॉलेज चाहिए, ट्रबल शूटिंग रिपेयर्स चाहिए, और इम्प्रॉपर यूज हो गया तो ब्रेक डाउन एक्सीडेंट से डैमेज भी हो सकता है सॉइल और क्रॉप्स को भी। बट जो छोटी जमीन होती है, फ्रेगमेंटेड या अनइवन फील्ड्स होती हैं, वहां के लिए सूटेबल भी नहीं होते हैं। इलेक्ट्रिकल पावर मशीनरी होती है, कॉमनली इसे हम इरिगेशन, डेयरी और पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग एक्टिविटीज के अंदर यूज करते हैं। सबसे बड़ा एग्जांपल आपका पंप है, ट्यूबवेल्स है जो पंप से चलते हैं। हमने पीछे पढ़ा भी था कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वाले पंप्स होते हैं, सबमर्सिबल पंप्स होते हैं, वो आपके इलेक्ट्रिकल मशीनरी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। ठीक है। अब इनकी एडवांटेजेस तो मैं चाहूंगा आप लोग खुद से पढ़ लें, ये एडवांटेजेस भी लिमिटेशंस भी, इसके अंदर कुछ ऐसा नहीं है कि मुझे कॉन्सेप्चुअली आपको समझाना हो। कुछ ना समझ आए वो स्क्रीनशॉट लेके आप मेरे साथ टेलीग्राम चैनल है, ग्रुप, ये लिंक है टेलीग्राम चैनल का और ये ग्रुप का, इस पर कनेक्ट करके आप स्क्रीनशॉट लेकर मेरे को भेज सकते हैं। कुछ नहीं समझ आता मैं वहां पे आपको समझा दूंगा। रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड होते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड वो होता है जो सोलर एनर्जी या बायोगैस को यूज कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल हमारा सोलर पंप है और बायोगैस इंजन है। सोलर पंप हम लोग इरिगेशन में यूज कर रहे हैं और बायोगैस इंजन को हम लोग फार्म ऑपरेशंस में यूज करते हैं। एडवांटेजेस कि ये फ्री और अबंडेंट रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करता है, चाहे सोलर हो, बायोगैस हो, विंड हो, बायोमास हो। तो इससे जीरो या नियर जीरो फ्यूल यूज होता है और ऑपरेशन और ऑपरेटिंग कॉस्ट आफ्टर इंस्टॉलेशन की। इको फ्रेंडली होते हैं विद मिनिमल और जीरो ग्रीन हाउस गैस एमिशन, तो सस्टेनेबल भी है, क्लाइमेट रेजिलियंट फार्मिंग भी है। एनर्जी डिपेंडेंस फॉर ऑफ ग्रिड रिमोट एंड रूरल एरियाज को सपोर्ट करता है, जहां पे ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी या डीजल सप्लाई अभी भी बहुत एक्सपेंसिव या फिर अनरिलायबल होती है। लिमिटेशंस यही है कि हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट है सोलर एरेज, बायोगैस प्लांट्स या विंड टर्बाइंस के लिए या उससे जुड़े हुए इक्विपमेंट्स के लिए। वेदर पे डिपेंडेंट करता है, फीड स्टॉक पे डिपेंडेंट करता है। सिकिल, सिकिल जो एक हैंडहेल्ड हार्वेस्टिंग टूल होता है, यहाँ से हम इन टूल्स के बारे में थोड़ा पढ़ना शुरू करते हैं। सिकिल एक हैंडहेल्ड हार्वेस्टिंग टूल होता है जो कि छोटा कर्व्ड सेरेटेड स्मूथ ब्लेड होता है अटैच्ड टू अ वुडन और मेटल हैंडल। ठीक है, इट इज स्पेसिफिकली डिजाइंड फॉर कटिंग क्रॉप्स एट और नियर ग्राउंड लेवल विद अ स्विंगिंग और पुलिंग मोशन। ये कैसे काम करता है? थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ शेयरिंग एंड स्लाइसिंग एक्शन, जिसके थ्रू ऑपरेटर जो होगा वो सेलेक्टिवली इट कैन कट मैच्योर स्टॉक्स while leaving the soil undisturbed and avoiding damage to underground or adjacent plants। इमेज के थ्रू आप लोग समझ जाओगे मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। अलग अलग साइज और ब्लेड पैटर्न में ये अवेलेबल होता है और इसको सीरियल्स को हार्वेस्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, जैसे वीट, राइस, बार्ले, मिलेट्स, या फिर फॉडर क्रॉप्स भी अगर होते हैं, लेग्यूम्स भी अगर होते हैं, या फिर स्मॉल स्केल हॉर्टिकल्चर में भी हम लोग सिकिल को यूज करते हैं। बेनिफिट्स क्या है कि एक्सट्रीमली लो कॉस्ट होता है, अफोर्डेबल इवन फॉर द पुअरेस्ट फार्मर्स, हाई प्रिसीजन इवन इन अनइवन टेरेन, मिनिमल ग्रेन शेटरिंग, कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम एनी पावर सोर्स, बट लेबर इंटेंसिव है। एक दो एकड़ के जो छोटे प्लॉट्स होते हैं वहां के लिए सूटेबल है। हैंड हो, हैंड हो को हम लोग खुरपी बोलते हैं शॉर्ट में, है ना। ये खुरपी या फिर वीडिंग हो कहलाता है। बेसिक सॉइल वर्किंग इंप्लीमेंट है जिसमें शार्प, ब्रॉड और नैरो ब्लेड होता है, राइट एंगल पर फिक्स होता है टू अ शॉर्ट वुडन और मेटल हैंडल। ये इंटरकल्चरल ऑपरेशंस के लिए हम लोग यूज करते हैं क्लोज टू द प्लांट बेस। मैनुअल थ्रस्टिंग, स्केपिंग और चॉपिंग की जाती है। या लूज करते हैं कॉम्पैक्टेड सॉइल को, वीड को रिमूव करते हैं, रूट जोन को एरेट करते हैं, स्मॉल फरो बना देते हैं इरिगेशन या फर्टिलाइजर एप्लीकेशन के लिए विदाउट एनी डिस्टर्बेंस टू द मेन क्रॉप। मल्टीपल डिजाइन में आता है, स्ट्रेट ब्लेड होता है, हार्ड शेप होता है, ट्रायंगुलर होता है, और अलग अलग तरह की मिट्टी और क्रॉप्स के हिसाब से भी आता है। अलग अलग तरह के एर्गोनॉमिक हैंडल्स भी होते हैं ताकि कलाइयों पे ज्यादा जोर ना पड़े। कॉमनली इनको हम लोग वीडिंग में या फिर लाइट टिलेज में हम लोग यूज करते हैं, वेजिटेबल, पल्सेस, कॉटन, शुगर केन और ऑर्कल्स में। एनिमल ड्रॉन प्लो होता है, एनिमल ड्रॉन प्लो जो होता है ये हमारा ट्रेडिशनल प्लो या फिर देसी प्लो भी हम लोग इसको बोलते हैं, प्राइमरी टिलेज इंप्लीमेंट है जिसमें वुडन और आयरन बीम होती है और उसमें शेयर होता है जो कि कटिंग ब्लेड होते हैं, वो एक मोल्ड बोल्ड या हैंडल के साथ हिच कर दिए जाते हैं भैंसों के या फिर घोड़ों के पीछे। ठीक है, और वो सॉइल के ऊपर उसे लेकर घूमते रहते हैं। It works by penetrating the soil with the shear to cut, lift and invert furrows, burying weeds and crop residues, while creating loose seed bed for planting। Depth and width are adjusted by the operator's grip or added weights। ठीक है, तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसको कितनी डेप्थ या विड्थ चाहिए, वो जो भी ऑपरेटर है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ट्रेडिशनल डिजाइन जो होते हैं ज्यादातर वुडन होते हैं विद आयरन टिप्स, और इम्प्रूव्ड वर्जन जो है उसमें स्टील मोल्ड बोल्ट्स फ्लो लगे होते हैं या फिर रिवर्सिबल टाइप, ताकि एफिशिएंसी और एनिमल फैटिक दोनों को मैनेज किया जा सके। प्राइमरी ये इनिशियल लैंड प्रिपरेशन के लिए यूज किए जाते हैं सीरियल क्रॉप्स में, जैसे वीट, पैडी, मेज, पल्सेस, ऑयल सीड्स में, और स्पेशली रेनफेड और ड्राई लैंड एरियाज में। बेनिफिट्स क्या है? इसमें इफेक्टिव वीड ब्यूरियल होता है, सॉइल एरेशन अच्छा हो जाता है, वाटर इन्फिल्ट्रेशन होता है,
लो परचेज कॉस्ट होती है और स्मॉल प्लॉट्स के साथ में ये काफी ज्यादा कंपेटेबल होता है, बट इसमें स्किल्ड एनिमल हैंडलिंग चाहिए होती है। हैरो हैरो एक सेकेंडरी स्टेज, ठीक है, एक सेकेंडरी टिलेज इंप्लीमेंट है, पीछे हम लोग इसके बारे में पढ़ भी चुके हैं, जिसमें एक फ्रेम फिटेड होता है विद टाइन्स डिस्क पर स्पाइक, जो कि एनिमल्स के थ्रू ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, इसमें ड्रैगिंग और कटिंग एक्शन होता है जो कि लार्ज सॉइल एग्रीगेट्स को ब्रेक डाउन करता है और छोटी वीड्स को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। इसमें फाइन टिल्थ बनता है यूनिफॉर्म सीड जर्मिनेशन के लिए विदाउट टर्निंग द सॉइल डीपली। कॉमन जो होता है ये स्पाइक टूथ हैरो होता है, चैन हैरो होता है, डिस्क हैरो होता है जिसमें सिंगल या डबल एक्शन होता है, और जिगजैग हैरो होता है जिसमें एडजस्टेबल हिच पॉइंट्स होते हैं। तो डिफरेंट एनिमल स्ट्रेंथ को सॉइल कंडीशन के हिसाब से हम उसे एडजस्ट कर देते हैं। इसको हम लोग सीड बेड जब प्रिपेयर करना होता है वीट के लिए, राइस के लिए, वेजिटेबल्स के लिए, या फॉडर क्रॉप्स के लिए, या लाइट इंटर कल्चरल वीडिंग के लिए भी हम लोग वहां पे से यूज करते हैं। एडवांटेज ये होता है कि इट इंक्लूड्स फास्टर सीड बेड फिनिशिंग देन मैनुअल मेथड्स, रिड्यूस सीड रिक्वायरमेंट ड्यू टू यूनिफॉर्म कवरेज, और वर्सेटाइल होता है ड्राई और मॉइस्ट दोनों ही तरह की सॉइल्स में। सीड ड्रिल होती है एक एनिमल ड्रॉन सीड ड्रिल होती है जो कि स्विंग इंप्लीमेंट होता है, इसके अंदर हॉपर लगा होता है, मीटरिंग मैकेनिज्म लगा होता है, और फर ओपनर्स होते हैं। जो ट्रैक्टर वाला तो हम लोगों ने ऑलरेडी इमेजेस में देख चुका है पीछे के वीडियोस में। दे प्लेसेस सीड एट प्रिसाइज डेप्थ एंड स्पेसिंग व्हाइल कवरिंग देम विद सॉइल इन स्ट्रेट रोज। It functions by animal traction, pulling the frame, allowing seeds to flow uniformly from the hopper through tubes into the furrows created by the opener। जो हमने पीछे जैसे समझा था ना कि आपका फ्रेम चल रहा है तो सीड जो है यूनिफॉर्मली हॉपर से ट्यूब में जाते रहेंगे, और उसके बाद जो ओपनर्स ने फरो क्रिएट करा है उसके अंदर जाते रहेंगे, और कवरिंग डिवाइस जो है उनके ऊपर मिट्टी डालता रहेगा इन अ सिंगल पास। तो इससे ऑप्टिमल प्लांट पॉपुलेशन बनती है, सीड वेस्टेज बचती है। ये वुडन और आयरन मल्टी रो मॉडल्स के अंदर आता है। इसमें एडजस्टेबल सीड रेट्स होते हैं, रो स्पेसिंग भी आप इसमें एडजस्ट कर सकते हो, और कई बार इसमें फर्टिलाइजर्स को भी हम लोग लगा देते हैं ताकि साइमल्टेनियसली मिट्टी को न्यूट्रिशन भी पहुंचता रहे। एक्सटेंसिवली इसको लाइन सोइंग के लिए हम लोग यूज करते हैं वीट, मेज, पल्सेस, ऑयल सीड्स और मिलेट्स में। हायर यील्ड मिलती है, बेटर न्यूट्रिएंट और वाटर यूज एफिशिएंसी होती है। की बेनिफिट्स इसके अंदर ये होती है कि इसमें यूनिफॉर्म प्लांट स्टैंड मिलता है, 20 से 30% सीड बच जाते हैं, वेस्टेज रुकती है, इजियर इंटरकल्चरल ऑपरेशंस होते हैं, और हायर प्रोडक्टिविटी होती है। ट्रैक्टर। अब ट्रैक्टर जो होता है हमारा सबसे ज्यादा वर्सेटाइल और इंडिस्पेंसिबल प्राइम मूवर है मॉडर्न एग्रीकल्चर में। इट सर्व्स एज अ सेल्फ प्रोपेल्ड इंजन ड्रिवन व्हीकल, स्पेसिफिकली इंजीनियर्ड टू डिलीवर हाई पुलिंग फोर्स, हाइड्रोलिक पावर एंड रोटरी मोशन to a vast array of mounted, semi-mounted, trailed implements across all stages of crop production and farm management। मतलब एक ऐसा डिवाइस जो कि अलग अलग तरह के इंप्लीमेंट्स के साथ काम करता है, और जिसका प्राइमरी काम होता है उन इंप्लीमेंट्स को खींचना, हाई पुलिंग फोर्स लगाना, हाइड्रोलिक पावर लगाना, या फिर रोटरी मोशन लगाना। ये क्या करता है, केमिकल एनर्जी जो डीजल से आती है या फिर मे बी पेट्रोल सीएनजी से ओकेजनली मिलती है कुछ कुछ मॉडल्स में, उसको मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करता है थ्रू मल्टी सिलेंडर इंटरनल कंबशन इंजन। और वो जो पावर है इट इज ट्रांसमिटेड बाय अ क्लच मल्टी स्पीड गियर बॉक्स ना। अब इसमें सिंक्रोमैश या पावर शिफ्ट तरह का गियर बॉक्स होता है, डिफरेंशियल होता है, फाइनल ड्राइव होती है व्हील्स पे या फिर ट्रैक्स फॉर ट्रैक्शन, और एक इंडिपेंडेंट हाइड्रोलिक पंप 3 पॉइंट लिंकेज होता है कैटेगरी 1 2 3 का, वो लिफ्ट और डाउन फोर्स लगाता है। ठीक है, रियल पावर टेक ऑफ होता है पीटीओ शाफ्ट। ठीक है, पीटीओ हमने पीछे पढ़ा है ना कई जगह, पावर टेक ऑफ शाफ्ट होता है जो कि रोटरी पावर डिलीवर करता है एट द स्पीड ऑफ 550 से लेके करीब करीब 1000 आरपीएम तक की। मॉडर्न ट्रैक्टर्स में एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स भी होता है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स इंजन मैनेजमेंट, जीपीएस गाइडेड ऑटो स्टीयरिंग मैकेनिज्म, टेलीमेटिक्स होता है रिमोट मॉनिटरिंग के लिए, या प्रिसीजन फार्मिंग मेजर्स भी होते हैं। तो बेसिकली बेसिक बेसिक थ्योरी है जो आप लोगों को रीड जरूर करनी है अपने नोट्स बनाते बनाते। ट्रैक्टर्स की बात करें, हमारे यूटिलिटी ट्रैक्टर्स आते हैं, रो क्रॉप ट्रैक्टर्स आते हैं, ऑर्कल ट्रैक्टर्स आते हैं, फोर व्हील ड्राइव फ्रंट व्हील असिस्ट ट्रैक्टर्स आते हैं, क्रॉलर ट्रैक्टर्स आते हैं, कॉम्पैक्ट ट्रैक्टर आते हैं, हाई हॉर्स पावर ट्रैक्टर आते हैं। जो यूटिलिटी ट्रैक्टर है ये 40 से 80 हॉर्स पावर के जनरल पर्पस मॉडल्स होते हैं। जो रो क्रॉप ट्रैक्टर होते हैं इनके नैरो डिजाइन होते हैं, हाई क्लियरेंस होती है 50 से 150 हॉर्स पावर के आसपास की। ऑर्कल ट्रैक्टर जो होते हैं लो प्रोफाइल कॉम्पैक्ट मॉडल होते हैं 20 से 60 हॉर्स पावर के। फोर व्हील ड्राइव वाले एनहेंस ट्रैक्शन मॉडल्स होते हैं हैवी ड्यूटी वर्क के लिए, वेट और हैवी सॉइल के लिए। जो क्रॉलर या ट्रैक्टर ट्रैक ट्रैक्टर्स होते हैं या ट्रैक्ड वर्जन होते हैं 80 से 300 हॉर्स पावर्स के, स्टीप स्लोप्स के लिए, सॉफ्ट और वेट फील्ड्स के लिए, और हाई ड्राफ्ट ऑपरेशन के लिए। जो कॉम्पैक्ट ट्रैक्टर्स हैं ये स्मॉल और लाइट वेट मॉडल्स होते हैं छोटे फार्म्स और लैंडस्केपिंग के लिए, या फिर जो लोग हॉबी फार्मिंग करते हैं। हाई हॉर्स पावर ट्रैक्टर्स जो होते हैं हैवी ड्यूटी फोर व्हील ड्राइव मॉडल्स होते हैं 150 से 600 हॉर्स पावर के। लार्ज स्केल कॉमर्शियल फार्मिंग में इनको यूज किया जाता है या फिर डीप टिलेज में यूज किया जाता है। कॉमन इंप्लीमेंट जो हम लोग लगाते हैं, कॉमन अटैचमेंट्स है, जैसे टिलेज के लिए मोल्ड बोर्ड प्लो, डिस्क प्लो, चिजल प्लो, रोटावेटर, डिस्क हैरो, कल्टीवेटर, ये हम लोग लगाया जाता है।
सोइंग के लिए हम लोग सीड ड्रिल लगाते हैं, मल्टी क्रॉप प्लांटर लगाते हैं, पोटैटो प्लांटर, फर्टिलाइजर, ब्रॉडकास्टर। इंटर कल्चरल के लिए रिजर लगाया, इंटर रो कल्टीवेटर लगाया, वीडर लगाया, स्प्रेयर लगाया। ये ज्यादातर डिवाइसेस, सॉरी ज्यादातर इम्प्लेंट्स के बारे में हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, इमेजेस भी देख चुके हैं। हार्वेस्टिंग, पोस्ट हार्वेस्टिंग के लिए रीपर लगाया, लोडर लगाया, ट्रेलर, थ्रेशर, पीटीओ ड्रिवन थ्रेशर जो होता है, या कंबाइन हेडर ट्रांसपोर्ट। स्टेशनरी मिसलेनियस के लिए वाटर पंप है, ऑल्टरनेटर है, वुड चिपर है, फ्रंट एंड लोडर है, या फिर डोजर ब्लेड है। ये अलग अलग चीजें हैं, कोई चीज आपको नहीं पता आप उस चीज की इमेज गूगल सर्च करके देख लीजिए कि जैसे ऑल्टरनेटर क्या होता है, वुड चिपर क्या होता है। एप्लीकेशंस की बात करें तो स्मॉल टू लार्ज फॉर्म में हम लोग इसको यूज करते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टिलेज के लिए, सोइंग के लिए, इंटरकल्चरल ऑपरेशंस के लिए। एडवांटेजेस हैं कि इसकी ये अनमैच्ड है, मल्टी फंक्शनलिटी है, हाई फील्ड कैपेसिटी है, लेबर डिपेंडेंसी कम है, टाइमलाइंस इसकी अच्छी हैं और कंपैटिबल है विद प्रिसीजन एग्रीकल्चर टूल्स। लिमिटेशंस है जैसे हाई इनिशियल और ऑपरेटिंग कॉस्ट है, सबसे पहली चीज यही है। फ्यूल डिपेंडेंसी है, सॉइल कॉम्पैक्शन का रिस्क है और स्किल्ड ऑपरेटर्स की रिक्वायरमेंट है। फिर पावर टिलर होता है, पावर टिलर को हम लोग कॉमनली वॉकिंग ट्रैक्टर भी कहते हैं या रोटरी टिलर भी कहते हैं। कॉम्पैक्ट सिंगल एक्सेल इंजन ड्रिवन मशीन है, इट इज डिजाइन स्पेसिफिकली फॉर स्मॉल फ्रेगमेंटेड एंड मार्जिनल लैंड होल्डिंग, जहाँ पे फुल साइज ट्रैक्टर्स थोड़े अनइकोनॉमिकल होते हैं। ये क्या करता है, ये पावर को सिंगल सिलेंडर पेट्रोल या डीजल इंजन से सीधे एक एल शेप और सी शेप रोटेटिंग टाइम्स में या ब्लेड्स में लगा देता है, जो कि इसकी रियर साइड में होते हैं, विच एग्रेसिवली चर्न पल्वराइज एंड इन्वर्ट द सॉइल इन अ सिंगल फॉरवर्ड पास, और ऑपरेटर इसके पीछे पीछे चलता रहता है। इट फीचर्स अ सिंपल ट्रांसमिशन, चेन या गियर ड्राइव होती है, मल्टीपल फॉरवर्ड रिवर्स स्पीड्स होती हैं, इसमें क्विक अटैच पॉइंट्स होते हैं। ये स्टैंडर्ड वॉकिंग टाइप होता है, राइडिंग टाइप होता है, मिनी या मैक्रो पावर टिलर्स होते हैं, पीटीओ इक्विप पावर टिलर्स होते हैं, डीजल वर्सेस पेट्रोल वेरिएंट्स भी होते हैं, या मल्टीपर्पस कन्वर्टिबल मॉडल्स होते हैं। बेसिक थ्योरी मैं चाहता हूँ ये प्लीज आप लोग पढ़िए, ये थ्योरी मैं समझा नहीं सकता आप लोगों को, सिर्फ एक एक लाइन की डेफिनेशन है कि स्टैंडर्ड वॉकिंग टाइप क्या होता है। कॉमन इंप्लीमेंट्स इसमें टिलेज के लिए रोटरी टिलर लगाया जाता है, मोल्ड बोल्ट प्लो लगाया जाता है, रिजर या डिस्क हैरो लगाई जाती हैं। सोइंग और प्लांटिंग के लिए सीड ड्रिल यूज करते हैं, फर्टिलाइजर एप्लीकेटर यूज करते हैं। इंटरकल्चरल के लिए वीडर, कल्टीवेटर, ग्रास कटर यूज करते हैं। ट्रांसपोर्ट या बाकी के लिए ट्रेलर, वाटर पंप, पोटैटो डिगर, स्मॉल थ्रेशर, स्प्रेयर, ये हम लोग यूज करते हैं। ये जितनी भी चीजें पढ़ रहे हैं ना, इसको हम लोग जब एमसीक्यूज के थ्रू करेंगे ना, तब आप लोगों को ज्यादा बेटर वे में समझ आएगा, क्योंकि कुछ कुछ टॉपिक को हल्का सा और डेप्थ में मुझे लगता है जाने की जरूरत है, जो मैंने कुछ जो पुराने एमसीक्यूज थे ना 2016 17 18 के, वहां के हिसाब से वो हम लोग कुछ एमसीक्यूज के थ्रू देखेंगे, तो हम लोगों के लिए थोड़ा और ज्यादा बेटर समझ आएगा कि कुछ चीजों को और कैसे करना है। हम एमसीक्यूज करेंगे, ये सारे टॉपिक्स आपके कुछ एडिशनल फैक्ट्स के साथ में एमसीक्यूज के एक्सप्लेनेशन के थ्रू आप लोग कवर कर पाएंगे। मैंने पुराने कुछ नाबार्ड के एमसीक्यूज डाले थे, मैं उनके आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूंगा, ठीक है, उसको देखते हैं हम लोग। एप्लीकेशंस क्या रहती हैं इन सारे डिवाइसेस की, ये स्मॉल और मार्जिनल फार्म्स के लिए हैं, है ना, फॉर पुडलिंग पैडी फील्ड, वाइल्ड टिलेज, वेजिटेबल कल्टीवेशन, ऑर्कर्ड्स के लिए। अफोर्डेबल होते हैं, 80,000 से 3.5 लाख के रेंज के अंदर यूजुअली आ जाते हैं। मैन्योवरेबिलिटी इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है कन्फाइंड स्पेसिस में। ड्रजरी बहुत जल्दी रिड्यूस हो जाती है, फ्यूल एफिशिएंट होते हैं, ईजी टू ट्रांसपोर्ट होते हैं बिटवीन प्लॉट्स। बट लिमिटेशन क्या है कि लिमिटेड पावर और कवरेज है एज कम्पेयर टू द ट्रैक्टर्स। ऑपरेटर थक जाता है, लार्ज एरियाज के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, स्लोप पे लेस स्टेबल होते हैं। अगला डिवाइस हमारे पास इसमें कंबाइन हार्वेस्टर आता है। जो कंबाइन हार्वेस्टर होता है, ये अपने आप में एक सोफिस्टिकेटेड सेल्फ प्रोपेल्ड मशीन होती है, जो पूरा ग्रेन हार्वेस्टिंग का जो प्रोसेस है उसमें क्या होता है, सबसे पहले हम ग्रेन को कट करते हैं, है ना, फिर उसकी थ्रेशिंग होगी, उसे सेपरेट करेंगे, क्लीनिंग करेंगे, ग्रेन कलेक्शन करेंगे। तो ये पांचों चीजें, कटिंग, थ्रेशिंग, सेपरेटिंग, क्लीनिंग और ग्रेन कलेक्शन, एक सिंगल हाई एफिशिएंसी कंटिन्यूअस ऑपरेशन का पार्ट बनता है, तो एक बार में पूरा प्रोसेस हो जाता है, तो मल्टीपल ट्रेडिशनल मशीन्स और लेबर टीम्स की नीड नहीं पड़ती है। ठीक है, इसके अंदर एक फ्रंट माउंटेड हेडर होता है जो कि रियल और कटर बार होता है, वो गैदर करेगा, फिर स्टैंडिंग क्रॉप को कट करेगा, फीडिंग करेगा मटेरियल के एक इंटरनल थ्रेशिंग सिस्टम में, जिसमें ड्रम और रोटर होगा, जो कि ग्रेन्स को इंपैक्ट, रबिंग और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस के थ्रू ग्रेन्स को डिटैच करेगा। फिर जो मिक्सचर होगा उसे स्ट्रॉ वॉकर्स के थ्रू सेपरेशन रोटर्स के थ्रू लगाते हुए भेजा जाएगा। ऑस्किलेटिंग सीव्स होंगी, उसमें पावरफुल एस्पिरेटिंग फैंस होंगे, जो कि क्लीन ग्रेन्स को, जो चैप और रॉ या छोटी छोटी चीजें रहती है ना, उन सबसे सेपरेट कर देगा, और जो रेसिड्यू होगा उसे चॉप या स्प्रेड करके कलेक्ट कर दिया जाएगा। जो मॉडर्न कंबाइंस होती हैं, ऐसी मॉडर्न कंबाइन हार्वेस्टर्स, दे आर इक्विप्ड विद एडवांस सेंसर्स, यील्ड मैपिंग, जीपीएस जीपीएस ऑटो स्टीयरिंग, ऑटोमेटिक हेडर हाइट कंट्रोल, केबिन कंफर्ट फॉर ऑल वेदर डे एंड नाइट ऑपरेशंस। ठीक है, तो अब ये डे एंड नाइट ऑल वेदर काम कर सकता है, जो भी हमारे मॉडर्न कंबाइन हार्वेस्टर्स आ रहे हैं।
अब इसमें व्हील टाइप होता है, व्हील टाइप कंबाइन हार्वेस्टर, ट्रैक्ड ट्रैक्ड क्रॉलर कंबाइन हार्वेस्टर, एक्सियल फ्लो कंबाइन हार्वेस्टर होता है, टेंजेंशियल फ्लो होता है, सेल्फ प्रोपेल्ड वर्सेस ट्रैक्टर माउंट होता है, और स्पेशलिटी कंबाइंस होते हैं। जो व्हील टाइप होता है ये हमारे स्टैंडर्ड रबड़ व्हील मॉडल्स होते हैं, इसमें ड्राई फर्म फील्ड्स के लिए मोस्ट कॉमन और कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं। जो क्रॉलर वाले आ जाते हैं इसमें रबर या फिर स्टील ट्रैक्ड वर्जन होते हैं वेट सॉफ्ट और मडी फील्ड्स के लिए, स्पेशली पैडी के लिए से यूज किया जाता है। जो एक्सियल फ्लो होता है ये सिंगल लार्ज रोटर डिजाइन होता है इसके अंदर फॉर जेंटल थ्रेशिंग एंड हाई कैपेसिटी इन डेलिकेट क्रॉप्स। जो टेंजेंशियल फ्लो या फिर कन्वेंशनल कंबाइन हार्वेस्टर होते हैं इसमें ड्रम एंड स्ट्रॉ वॉकर सिस्टम होता है मल्टी क्रॉप यूज के लिए। जो सेल्फ प्रोपेल्ड होते हैं या फिर ट्रैक्टर माउंटेड होते हैं ये इंडिपेंडेंट सेल्फ प्रोपेल्ड यूनिट्स होती हैं या फिर छोटी ट्रैक्टर पावर्ड मॉडल्स होते हैं। स्पेशलिटी कंबाइन जो होते हैं ये स्पेसिफिक होते हैं, जैसे मेज स्पेसिफिक हुआ, सनफ्लावर स्पेसिफिक हुआ, या फिर स्मॉल प्लॉट के लिए मिनी कंबाइंस हुआ। इनके अंदर जो कॉमन इम्प्लांट्स या अटैचमेंट्स होते हैं जैसे हेडर होता है, रेसिड्यू होता है, अदर होता है ना। अब हेडर्स हमारे सीरियल व्हीट हेडर होते हैं, या फिर राइस और पैडी के लिए हेडर अलग होता है, मेज या कॉर्न के लिए हेडर अलग होगा, सनफ्लावर के लिए अलग होगा, पिकअप के लिए अलग होगा। रेसिड्यू मैनेजमेंट के लिए स्ट्रॉ चॉपर अलग होता है, स्प्रेडर अलग होता है, बेलर अटैचमेंट अलग होता है। अब इससे सवाल किस तरह का आएगा जब हम लोग एमसीक्यूज करेंगे इसका, तब आप लोगों को क्लियर होगा। फिलहाल के लिए आप लोगों को थ्योरेटिकल नॉलेज होनी जरूरी है। एप्लीकेशंस है कि लार्ज स्केल कॉमर्शियल हार्वेस्टिंग करते हैं वीट, पैडी, मेज, बार्ले, सॉर्गम, सोयाबीन, पल्सेस, ऑयल सीड्स की। हाईली इफेक्टिव है उन रीजन्स के लिए जहां पे स्मॉल हार्वेस्ट विंडोज होती हैं या फिर लेबर की शॉर्टेजेस होती हैं। एडवांटेज क्या है? मैसिव रिडक्शन इन टाइम, लेबर एंड पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज 2 से 3% से ही कम रह जाते हैं। सुपीरियर ग्लेन क्लीनलीनेस एंड क्वालिटी, एबिलिटी टू हार्वेस्ट क्विकली ड्यूरिंग एडवर्स वेदर्स, डेली कैपेसिटी 5 से 30 हेक्टेयर तक आराम से हो जाता है। बट लिमिटेशन क्या है कि बहुत ज्यादा महंगा होता है, इनिशियल कैपिटल कॉस्ट इसके लिए बहुत ज्यादा होती है, फ्यूल और स्किल्ड ऑपरेटर्स की इसमें रिक्वायरमेंट होती है, लार्ज टर्निंग रेडियस होता है तो छोटे प्लॉट्स पे काम नहीं कर सकता। फिर हमारे इलेक्ट्रिकल पंप होते हैं। इलेक्ट्रिकल पंप क्या होते हैं? इलेक्ट्रिकल पंप हमारा पानी खींचने के लिए होता है। ये अंडरग्राउंड होते हैं जो कि वेल या बोरवेल में यूज होंगे, या फिर सरफेस बॉडीज होते हैं जो कि रिवर, कैनाल और पॉन्ड में से पानी लेकर आते हैं, या स्टोरेज टैंक में से लेकर आते हैं और उसे इरिगेशन के लिए यूज किया जाता है, या फिर लाइफ स्टॉक के लिए या डोमेस्टिक यूज के लिए। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। जो इलेक्ट्रिक मोटर होती है वो रोटेट करती है एक इंपेलर को, है ना, उसके अंदर पंप लगा होगा, पिस्टन या गियर लगे होंगे, और लो प्रेशर रहेगा इनलेट पे, हाई प्रेशर रहेगा आउटलेट पे, सो दैट लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर को एफिशिएंटली हम लोग पाइप्स के थ्रू मूव कर सकते हैं। मॉडर्न इलेक्ट्रिक पंप के अंदर ऑटोमेटिक स्टार्टर्स होते हैं, ओवरलोड प्रोटेक्शन होता है, ड्राई रन सेंसर्स होते हैं, और अलग अलग फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स लगी होती हैं एनर्जी ऑप्टिमाइजेशन के लिए, रिमोट कंट्रोल के लिए। सेंट्रीफ्यूगल पंप्स होते हैं या सबमर्सिबल पंप्स होते हैं जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फिर उसके अलावा जेट पंप्स होते हैं, वर्टिकल टर्बाइन होती हैं, सोलर इलेक्ट्रिक पंप्स होते हैं, सीवेज या स्लरी पंप्स होते हैं। सेंट्रीफ्यूगल पंप्स हमारे सरफेस माउंटेड या सिंगल स्टेज, मल्टी स्टेज होते हैं, शैलो से मीडियम डेप्थ के लिए होते हैं। जो सबमर्सिबल होते हैं ये 150 फीट, 200 फीट, 300 फीट की डेप्थ के लिए होते हैं। जो जेट पंप्स होते हैं ये शैलो वेल्स में यूज किए जाते हैं विद एयर वाटर मिक्सिंग मैकेनिज्म। वर्टिकल टर्बाइन या मिक्स फ्लो पंप्स होते हैं डीप वेल्स के लिए या फिर हाई हेड एप्लीकेशन में यूज करते हैं बड़ी इरिगेशन स्कीम्स के अंदर। सोलर पंप्स जो होते हैं ये एसी या डीसी मोटर वेरिएंट्स होते हैं जो कि डायरेक्टली सोलर पीवी पैनल्स के साथ कर दिए जाते हैं फॉर ऑफ ग्रिड एरियाज, जैसे पीएम कुसुम स्कीम के अंदर सोलर इलेक्ट्रिक पंप्स बांटे गए हैं। सीवेज या स्लरी पंप्स होते हैं जो कि डल्टी वाटर, मैन्योर और इंटीग्रेटेड फार्मिंग में यूज किया जाता है। एप्लीकेशन इसे हम ड्रिप इरिगेशन में, स्प्रिंकलर इरिगेशन में, माइक्रो इरिगेशन में यूज करते हैं, फ्लड इरिगेशन में यूज करते हैं, लाइव स्टॉक वाटरिंग में यूज करते हैं, एक्वाकल्चर में, या फिर डोमेस्टिक वाटर सप्लाई में। लो ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी हमेशा डीजल से सस्ती है, हाईली रिलायबल होते हैं, ऑटोमेटिक ऑपरेशन होता है, एमिशंस नहीं होते, सर्विस लाइफ ज्यादा होती है मिनिमल मेंटेनेंस के साथ में। इट सपोर्ट्स प्रिसाइज वाटर मैनेजमेंट एंड इंटीग्रेशन विद फर्टिगेशन सिस्टम। लिमिटेशन क्या है कि इन्हें इलेक्ट्रिक सप्लाई चाहिए होती है, अगर ग्रिड फेलियर हुआ, लो वोल्टेज हुआ, तो ऑपरेशंस आपके रुक जाते हैं। हायर इनिशियल कॉस्ट होती है सबमर्सिबल या सोलर मॉडल्स की, और इजीली पोर्टेबल नहीं है लॉन्ग डिस्टेंस की विदाउट जनरेटर्स। अगर लॉन्ग डिस्टेंस पे लेकर जाना है आपको तो आपको साथ में जनरेटर इसके चाहिए होगा, क्योंकि आप बिजली की सप्लाई थोड़ी ना हर जगह कैरी करके लेकर चलोगे, तो आपको जनरेटर चाहिए होगा। मिल्किंग मशीन होती है। मिल्किंग मशीन एक ऑटोमेटेड डेयरी इक्विपमेंट होता है, ठीक है। ये मैकेनिकली काउस, बफेलो, गोट्स और शीप का यूजिंग वैक्यूम और पल्सेशन सिस्टम उनका मिल्क एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। जो ट्रेडिशनल हैंड मिल्किंग प्रोसेस है
उसकी जगह एक हाइजीनिक टाइम सेविंग एनिमल फ्रेंडली मेथड होता है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आपके पास डेयरी है और एक बड़ी डेयरी और आपके पास 250 गाय भैंस है, तो 250 गाय भैंस के लिए आपको कितनी ज्यादा लेबर चाहिए हैंड मिल्किंग के लिए? आपने एक मशीन लगाई, सबके पास सक्शन पंप्स लगाए और आपका मिल्क एक्सट्रैक्ट होता जाएगा। इट ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ऑल्टरनेटिंग वैक्यूम एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिसे हम पल्सेशन कहते हैं। इसके अंदर टीट इसके अंदर टीट कप्स होते हैं जो कि वैक्यूम क्रिएट करते हैं टू ड्रॉ मिल्क, और एक पल्सेटर मसाजर्स होता है जो कि स्टिमुलेट करेंगे लेट डाउन को डैमेज प्रिवेंट करने से। ठीक है, तो ये काफ सकिंग एक्शन को ही मिमिक करते हैं एक तरह से। जो मिल्क होगा वो डायरेक्टली एक बकेट के अंदर फ्लो करेगा थ्रू अ पाइपलाइन या फिर एक बल्क टैंक के अंदर। एडवांस मॉडल्स के अंदर ऑटोमेटिक क्लस्टर रिमूवर्स होते हैं, मिल्क मीटर्स होते हैं, कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्डिंग होती है फॉर हर्ड मैनेजमेंट एंड मैस्टेटिस डिटेक्शन। अब इसमें बकेट मिल्किंग मशीन्स होती हैं, पाइपलाइन मिल्किंग सिस्टम्स होते हैं, मिल्किंग पार्लर सिस्टम्स होते हैं, ऑटोमेटिक मिल्किंग सिस्टम्स होते हैं, पोर्टेबल मोबाइल मिल्किंग सिस्टम्स होते हैं। इसकी इन डेप्थ जानने की हमें जरूरत नहीं है। जो भी टॉपिक हमें इसमें इन डेप्थ जानना होगा उससे हम लोग एमसीक्यू के थ्रू करेंगे। एमसीक्यू, उसके 5 ऑप्शन और उसके पांचों ऑप्शन की एक्सप्लेनेशन, वो हम लोग करेंगे ताकि कुछ भी अगर छूट रहा है हमारा वो वहां पे कंप्लीट हो जाएगा। एप्लीकेशन इसकी कॉमर्शियल डेयरी फार्म सबसे बड़ा एग्जांपल है। जो स्मॉल होल्डर डेयरी यूनिट्स हैं, गोट शिप मिल्किंग यूनिट्स होती हैं, लाइव स्टॉक और क्रॉप फार्मिंग सिस्टम में हाइजीनिक मिल्क प्रोडक्शन में हम लोग इसको यूज करते हैं। हैंड मिल्किंग के कंपैरेटिवली 3 to 4 टाइम फास्टर होता है, हाईली हाइजीनिक होता है, तो बैक्टीरियल कंटेमिनेशन भी नहीं होगा, लेबर ड्रजरी खत्म हो जाती है, एनिमल हेल्थ भी इसके अंदर रहती है। It enables accurate milk recording for better breeding and feeding decisions. Supports large scale dairy operations. Limitation क्या है कि reliable electricity और clean water supply चाहिए होती है। Initial investment ज़्यादा है, especially robotic systems लगाने के लिए। Regular cleaning और maintenance चाहिए होती है ताकि contamination ना रहे। जो छोटे nomadic dairy setups होते हैं जहाँ पे power infrastructure proper नहीं है, वहाँ के लिए ये suitable नहीं होता या फिर less suitable होते हैं। सोलर पंप सर हमारे रिन्यूएबल एनर्जी पावर्ड वाटर लिफ्टिंग सिस्टम्स होते हैं जो पीएम कुसुम के अंदर थे। हमने पीछे इसका ब्रीफ ये समझा भी था। ये क्या करते हैं, सनलाइट को डायरेक्टली डीसी या एसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं यूजिंग सोलर मॉड्यूल, और ये जो इलेक्ट्रिसिटी होती है इसकी हेल्प से सबमर्सिबल या फिर सरफेस मोटर पंप्स को चलाया जाता है। इसके अंदर सक्शन बनता है और प्रेशर बनता है ताकि जो वाटर बोरवेल्स के अंदर है, वेल्स के या कैनाल्स के या पॉन्ड्स के अंदर है, वो डायरेक्टली वहां से पंप के थ्रू पाइपलाइंस में आए और हमारी फील्ड में चला जाए, आइदर थ्रू स्टोरेज टैंक्स और ड्रिप सिस्टम्स और थ्रू एनी अदर मॉडल। जो हमारे मॉडर्न सोलर पंप्स होते हैं उसमें एमपीपीटी मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग होती है। मॉडर्न सोलर पंप्स इनकॉर्पोरेट मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग कंट्रोलर्स, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स और सेंसर्स फॉर ऑटोमेटिक ऑपरेशंस। ठीक है, इसमें बेस्ड ऑन सनलाइट इंटेंसिटी, वाटर लेवल एंड सॉइल मॉइस्चर। टाइप्स इनके डीसी सोलर पंप्स होते हैं, एसी सोलर पंप्स होते हैं, सबमर्सिबल सोलर पंप्स हैं, सरफेस सोलर पंप्स हैं, हाइब्रिड सोलर पंप्स हैं और सोलर ट्रैकिंग पंप्स हैं। बेसिक डेफिनेशन है, आप लोग पढ़ लीजिए। कुछ नहीं समझ आता उसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग मेरे को मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा। ये टेलीग्राम चैनल ग्रुप है, अगर अब तक ज्वाइन नहीं करा तो इसे आप लोग एक बार ज्वाइन कर लीजिए। एप्लीकेशंस की बात करें तो ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम हमारे सीरियल्स, वेजिटेबल और कर्ल्स प्लांटेशन में यूज करते हैं, जैसे हमने पीछे पढ़ा हुआ है ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन के बारे में। जीरो फ्यूल कॉस्ट होती है, जीरो एमिशंस होते हैं इंस्टॉलेशन के बाद में, बट लिमिटेशन क्या है कि हाई अपफ्रंट कैपिटल कॉस्ट इसमें होती है डिपेंडिंग ऑन द कैपेसिटी। बायोगैस इंजन होता है, ये एक इंटरनल कंबशन इंजन होता है जो कि डीजल या स्पार्क इग्निशन डिजाइन से ही हम लोगों ने कहीं ना कहीं इसको ड्राइव करा है। ये बायोगैस पे डिपेंड करता है, विच इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एनारोबिक डाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक फार्म वेस्ट, एनिमल डंग, क्रॉप रेसिड्यूज। ठीक है, ये रिन्यूएबल फ्यूल को मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करता है फॉर वेरियस स्टेशनरी एंड मोबाइल फार्म ऑपरेशंस। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ 4 स्ट्रोक साइकिल, इनटेक, कंप्रेशन, कंबशन, एग्जॉस्ट। बायोगैस जो होती है 60 to 70% मीथेन होती है, इट इज मिक्सड विद एयर, तो ये जलती है इनसाइड द कंबशन चैम्बर, जिसकी वजह से पिस्टन जो होते हैं वो रोटरी पावर प्रोड्यूस करते हैं थ्रू क्रैंकशाफ्ट। डुअल फ्यूल वर्जन होते हैं जो कि डीजल पे स्टार्ट होते हैं, बट उसके बाद 70 to 90% बायोगैस सब्सटीट्यूशन हो जाता है, और 100% बायोगैस इंजन होता है जिसमें स्पार्क प्लग्स होता है फॉर मॉडिफाइड इंजेक्टर्स। नहीं समझ आ रहा तो ऐसे समझ लो जैसे आपकी गाड़ी होती है ना, वो पेट्रोल पर भी चलती है, सीएनजी पर भी चलती है। स्टार्ट करने के लिए पेट्रोल चाहिए होता है और चलाने के लिए सीएनजी। वही चीज यहाँ पर हो रहा है, स्टार्ट करने के लिए डीजल चाहिए, चलाने के लिए बायोगैस। तो जैसे आपकी गाड़ी है, आपकी सीएनजी गाड़ी चल रही है, वैसी बायोगैस से आपका इंजन चल रहा है। भाई आपको इंजन चलाना है ना, चाहे गाड़ी का चलाओ चाहे किसी और डिवाइस का चलाओ, गैस से आप इंजन चला रहे हो। और इंजन चलाने से गाड़ी में क्या हो रहा है, वो आपका पहिया घुमा रहा है, ये कुछ और घुमाएगा। तो मॉडर्न बायोगैस इंजन जो होते हैं उसमें गैस स्क्रबर्स होते हैं,
जो कि H2S और मॉइस्चर को रिमूव करते हैं। गवर्नर्स होते हैं स्टेबल स्पीड के लिए। हीट रिकवरी सिस्टम होते हैं और इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट्स होती हैं फॉर एफिशिएंट कंबशन। डीजल बायोगैस ड्यूअल फ्यूल इंजन होते हैं। 100% बायोगैस स्पार्क इग्निशन होते हैं। स्टेशनरी बायोगैस जेनसेट्स होते हैं। पोर्टेबल बायोगैस इंजन होते हैं। हाई हॉर्स पावर इंडस्ट्रियल इंजन होते हैं और कंबाइंड हीट एंड पावर बायोगैस इंजन होते हैं। कुछ इस टाइप से अलग अलग तरह के बायोगैस इंजन हमारे पास अवेलेबल हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल यहाँ इन चीज़ों की नहीं करनी है, मैं फिर आप लोगों को बोलूँगा, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जो छूटेगा, जो आप लोगों को लग रहा है कि शायद हमें डेप्थ में करना है, उसे हम लोग एमसीक्यूज की फॉर्म में ऑलरेडी कवर करेंगे। तो यहाँ बहुत ज़्यादा माथापच्ची आप लोगों को नहीं करनी। जितना कराता जा रहा हूँ उतना उतना आप लोग करते चलो बस। इसमें एप्लीकेशन बायोगैस इंजन की क्या होती है कि ये इरिगेशन पंप चलाने के काम आते हैं, फ्लोर मिल्स के काम आते हैं, ऑयल एक्सपेलर, फॉडर चॉपर्स, स्मॉल कोल्ड स्टोरेज में लाइटनिंग इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए एक काम आते हैं। एडवांटेजेस क्या है? फ्रीली अवेलेबल फार्म वेस्ट जो होता है उसे एज अ फ्यूल यूज करते हैं, एनर्जी कॉस्ट कम हो जाती है एज कम्पेयर टू डीजल। न्यूट्रिएंट रिच डाइजेस्टेड स्लरी बनती है जो कि अपने आप में ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होता है। कोई CO2 एमिशन नहीं है, या फिर बहुत नियर जीरो एमिशन होता है, अगर होता भी है तो, और लोअर पॉल्यूशन है। एक सर्कुलर इकोनॉमी है, वेस्ट को एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। रिलायबल बेस लोड पावर होती है 24/7, इंडिपेंडेंट ऑफ सनलाइट और ग्रिड। बट लिमिटेशन क्या होती है कि कंसिस्टेंट बायोगैस सप्लाई चाहिए होती है फ्रॉम अ वेल मेंटेन डाइजेस्टर, जहां पे आप डेली फीडिंग और टेम्परेचर कंट्रोल करते हो। हायर इनिशियल इन्वेस्टमेंट फॉर प्लांट प्लस इंजन सेटअप। रेगुलर इंजन ट्यूनिंग और गैस क्लीनिंग चाहिए होती है ताकि कहीं कोरोजन ना हो जाए। और अगर बायोगैस की क्वालिटी पुअर है तो परफॉर्मेंस भी पुअर हो जाएगी। और जब बायोगैस की बात करते हैं तो मतलब होता है मीथेन गैस, एंड इट इज नॉट सुटेबल फॉर मोबाइल फील्ड ऑपरेशन विदाउट लार्ज स्टोरेज। ठीक है। फार्म मशीनरी को अगर मोबिलिटी पे हम लोग क्लासीफाई करें तो हमारी स्टेशनरी मशीनरी होती है। स्टेशनरी मशीनरी वो इक्विपमेंट्स होते हैं जिन्हें एक प्लेस पे हम लोगों को ने एक प्लेस पर हम लोगों ने रख दिया है, एंड ड्यूरिंग द ऑपरेशन उन्हें मूव करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे कि प्रोसेसिंग, स्टोरेज या ऑपरेशन जो स्पेसिफिक लोकेशंस पर है उनके लिए। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स और एग्जांपल्स अभी आप लोग समझिएगा। जो जैसे थ्रेशर है, ग्राइंडर है, ऑयल एक्सपेलर है, ये एक जगह रख दिया है, वहां से इन्हें घूम के कहीं और नहीं जाना है। एडवांटेजेस क्या है कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी ज्यादा है, यूनिफॉर्म प्रोसेसिंग होती है, लार्ज क्वांटिटीज को हैंडल करते हैं और प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं पोस्ट हार्वेस्ट ऑपरेशन में। बट लिमिटेशन क्या है कि जो प्रोड्यूस है उसे ट्रांसपोर्ट करना होता है और लॉजिस्टिक्स को हमें देखना होता है अलग से। इंस्टॉलेशन कॉस्ट होती है इसमें, और प्रॉपर इंफ्रा और स्पेस चाहिए। मोबाइल मशीनरी होती है, मोबाइल मशीनरी वो जिसे एक जगह से दूसरी जगह हम लोग ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, मतलब बेसिकली लेकर जाते हैं, और वो कहीं पर भी काम कर सकता है। डायरेक्टली फील्ड में बेसिकली ये काम करता है। ठीक है। ये फील्ड बेस्ड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के लिए होता है, जैसे ट्रैक्टर हो गया, कंबाइन हार्वेस्टर हो गया या स्प्रेयर हो गया। इसमें तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा डिटेल में भी बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग नाम से ही खुद समझ सकते हैं। और बेसिक बेसिक थ्योरी जो है ये जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स की, ये प्लीज आप लोग पढ़ लीजिए। अब मैं नाबार्ड ग्रेड ए के एक्सपीरियंस से ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि मैंने एक एक लाइन की ये कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाऊंगा। एडवांटेजेस क्या है इनकी कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी इसमें बढ़ जाती है, टाइम रिक्वायरमेंट इसके अंदर जो है कम हो जाता है, लार्ज एरियाज को कवर कर लेता है, फील्ड कैपेसिटी और प्रोडक्टिविटी बढ़ा देता है, लेबर रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। बट लिमिटेशन है कि इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा चाहिए होता है शुरू में, कैपिटल इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा चाहिए होता है, मेंटेनेंस कॉस्ट होती है, फ्यूल और पावर सोर्स पे डिपेंड करता है, तो उसमें रिकरिंग ऑपरेशनल एक्सपेंसेस होते हैं। ऑपरेशन स्टेज के हिसाब से भी हम लोग देखते हैं, जैसे प्री सोइंग मशीनरी होती है। प्री सोइंग मशीनरी कौन सी होती है? जिसके अंदर हमारे जैसे टिलेड के, सीड बेड फॉर्मेशन के, सीड जर्मिनेशन के हमारे इंप्लीमेंट्स लगाए जाते हैं, वो हमारी प्री सोइंग मशीनरी होती है। जैसे प्लो हो गया, हैरो हो गया, लेवलर हो गया। सोइंग मशीनरी वो मशीनरी होती है जिसमें हम लोग सीड सो कर रहे हैं ना, सीड लगाने वाले या प्लांटिंग मटेरियल जो होता है, जैसे हमारे सीड प्लांटर हो गया, राइस प्लांटर हो गया, शुगर केन प्लांटर हो गया, ये हमारी सोइंग मशीनरी कहलाती है। जैसे सीड ड्रिल्स हो गए या प्लांटर हो गए प्रिसीजन सोइंग के लिए। अब ये इनकी डेप्थ में नहीं पढ़ा रहा क्योंकि ये चीज आपको ऑलरेडी पढ़ाई जा चुकी है कि सीड प्लांटर कैसे काम कर रहा है, वेरी राइस प्लांटर कैसे काम कर रहा है, ये सब आप पीछे पढ़ चुके हैं पिछले वीडियोस में। फिर हमारी क्रॉप ग्रोथ की स्टेज, मतलब क्रॉप ग्रोथ स्टेज की मशीनरी होती है जो कि सोइंग के बाद यूज की जाती है ड्यूरिंग द क्रॉप डेवलपमेंट। अब ये मेंटेनेंस और प्रोटेक्शन के लिए यूज की जाती है। जैसे कि हमारे वीडर होता है, स्प्रेयर होता है, इरिगेशन इक्विपमेंट्स होते हैं। वीडर का क्या काम है? वीड रिमूव करना। स्प्रेयर का क्या काम है? पेस्टिसाइड्स को, न्यूट्रिएंट को यूनिफॉर्मली स्प्रे करना। इरिगेशन इक्विपमेंट क्या कर रहा है? पंप्स हैं जो कि वाटर सप्लाई दे रहे हैं ताकि सॉइल मॉइस्चर बना रहे। तो इनकी डिटेल में नहीं जा रहे क्योंकि ये सब चीजें हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। फिर भी आप लोगों को कहीं कुछ लगता है कि कुछ मिस हो गया है तो वो आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर मुझे भेज दीजिए, हम उसे टेलीग्राम ग्रुप चैनल पे डिस्कस कर लेंगे। हार्वेस्टिंग की स्टेज की मशीनरी होती है जो कि हार्वेस्टिंग के टाइम पे यूज की जाती है, जैसे रीपर हो गया या फिर कंबाइन हार्वेस्टर हो गया।
पोस्ट हार्वेस्टिंग मशीनरी होती है, पोस्ट हार्वेस्टिंग मशीनरी वो होती है जो कि प्रोसेसिंग, स्टोरेज और वैल्यू एडिशन के लिए हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि थ्रेशर है, ड्रायर है, स्टोरेज इक्विपमेंट्स है, ये हमारी पोस्ट हार्वेस्टिंग मशीनरी होती है। सो दिस वाज ऑल इन दिस वीडियो। इसके साथ हमारा ये वाला पार्ट कंप्लीट होता है। सिलेबस अभी इसमें और भी बचा है, तो अभी इसके और मल्टीपल पार्ट्स आएंगे सीरीज के, 6 से 7 पार्ट्स में ये पूरी यूनिट हमारी कंप्लीट हो जाएगी।